छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक। और आपको पेपर 3 में हम लाउड स्पीकर में ये हमारा चल रहा है। तो अभी इसमें आपने अभी पीछे हम लोगों ने ईयरफोन को समझा और साथ ही साथ ध्वनि का तरंगों का वर्गीकरण जो है सुनने वाली न सुनने वाली में 3 तरंगों को देखा, जिसमें कि 20 हर्ट्ज मतलब साइकिल पर सेकेंड और उससे 20 किलो हर्ट्ज यही आप सुन सकते हैं। और जो चौपाए होते हैं मतलब 4 पैर वाले जानवर जो जानवर होते हैं वो इसके नीचे की सुन सकते हैं। सांप होता है, कंपन को भी समझ लेता है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे भी सुन सकता है वो, और इसके लेकिन आप नहीं सुन सकते हैं। और ये 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो है आपका परासर पे हो जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये भी आप नहीं सुन सकते हैं। और पैदा भी तो कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं और मानव के लिए उपयोगी भी हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई वगैरह। तो ये पिछले वीडियो में हमारे था। इस वीडियो में हम आएंगे माइक्रोफोन पे। तो माइक्रोफोन एक ऐसी युक्ति अक्सर जो है एक डिवाइस है, जो कि आप एक तरह से देखिए माइक्रोफोन हर आदमी के हाथ में होता है। आप लोगों ने ऑर्केस्ट्रा में देखा होगा। तो उसका एक नॉर्मल काम यही है कि आपकी ध्वनि तरंग को वह जो है सिग्नल में ले जाके एम्पलीफायर करके, ताकि उसको सिग्नल को एम्पलीफाई करके और फिर आपके वो जो हॉर्न वाला आप भोंपू लगाते होंगे उसमें फिर वह सिग्नल को ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर देती है। यही इसका काम है माइक्रोफोन का। अब यहाँ आप इसको देख भी लें इसकी इस तरह से भी कि एक ऐसी डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों में दबाव परिवर्तनों को उसी के अनुसार विद्युत संकेत तरंगों में परिवर्तित कर देती है। मतलब विद्युत तरंग में परिवर्तित हो गई माइक्रोफोन में आके, और यह संकेत जो है विद्युत परिवर्तन ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में होते हैं, एएफ जिसे आप कहते हैं, और उन्हें एएफ एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफायर करके रिकॉर्डिंग हेड मतलब जो आपका जो लाउड स्पीकर हो या हॉर्न हो उस कॉलम या साउंड कॉलम आपने डीजे वगैरह लगा रखा हो तो उसको भेज दिया जाता है। तो इस तरह से आपका माइक्रोफोन का ये एक सिद्धांत है। और इसका आप उपयोग देखें तो इंटरकॉम सेक्शन में आप कहीं जाएं तो वहाँ भी आप पा जाएंगे। इंटरकॉम सेक्शन में आप देखेंगे कि मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में वार्तालाप कराने के लिए इंटरकॉम कर लेते हैं लोग। तो ये मतलब एक तरह से आप आजकल उसको कह लें जो आप लोग होल्ड करके और इस तरह से बात कर लेते हैं मोबाइल पे, वही चीज़। तो अब इसका वर्गीकरण भी है। तो वर्गीकरण में कई तरह के माइक्रोफोन आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन में भी है। तो कम से कम ये 8-7 तो दिया ही है आपको। आप देख ही लें, कार्बन है, क्रिस्टल है, डायनेमिक है, रिबन है, कैपेसिटर है, लिप्स है और कार्डियक है। पेज मैं दूंगा आपको इसका साथ आप और इसका जो मेन इसके अंदर से क्वेश्चन उठेगा आपका, तो एक तरह से देखिए कि एक लाउड स्पीकर का फिगर हो जाता है कार्बन मोनोग्राम की आंतरिक और बाह्य संरचना, और इसके साथ आप चाहें तो इसे चार्ट पे भी बना सकते हैं और इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो चीज़ें वो चीज़ लिख सकते हैं। और दूसरा इसके अब इसको समझने वाली बात ये है, तो समझना यही है इसका कार्यविधि क्या है, कि वही काम तो वही है, आपका सिद्धांत तो वही रहेगा कि आपका ऑडियो को फिर ध्वनि से में बदल देना। तो ध्वनि फ्रीक्वेंसी तथा एम्पलीट्यूड के अनुसार ट्रांसफार्मर एएफ वोल्टेज को बढ़ाने और माइक्रोफोन को एम्पलीफायर से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये एम्पलीफायर से जुड़ा भी होता है, नीचे आप देखे होंगे। तो आजकल तो बिना एम्पलीफायर के भी हैं। तो इस तरह के को हम कार्बन माइक्रोफोन कहते हैं, और इसके अंदर वैद्युत तरंगें पैदा की जा सकती हैं। और इसमें जो है आप इसके गुण अगर देखें तो ये मूल्य में सस्ता है और कीमती, और इसकी कीमत भी कम है, और ओम भी इसका प्रायः इम्पीडेंस भी कम रहता है, और जो है और इसका जो रिस्पांस भी 200 से 300 हर्ट्ज के बीच मतलब ये रिस्पांस होता है। इससे आप किसी भी माइक्रोफोन को चेक करेंगे कि इसकी रेंज क्या है, 200 से 3000 हर्ट्ज के बीच होता है। और सुग्राही है जो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ भी आप इसको देखे होंगे। तो कार्बन माइक्रोफोन 25 वोल्ट तक भी काम कर। अब दोष इसमें यही है कि आवाज़ साफ कभी कभी नहीं आती, और कार्बन कणों कारण जो इसका घनत्व में परिवर्तन होता रहता है, कभी कम ज़्यादा। तो हीजिंग एक हीजिस आया, लेकिन इसका उपयोग हम टेलीफोन में, ट्रांसमीटर में और संगीत सभाओं में
कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कार्बन माइक्रोफोन को समझ लिए। और क्रिस्टल माइक्रोफोन का भी वही सिद्धांत है कि जैसे क्रिस्टल जैसे साल्ट क्वार्ट्ज और पाया जाता है, इनके आमने सामने के फलक प्रत्यावर्ती दबाव डाले जाएं तो अन्य फलक के युग्म से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त होता है। तो यह क्रिस्टल का गुण पीजो नामक पीजो वैद्युत प्रभाव से पूछ सकता है। तो वही कि दो क्रिस्टल हैं, एक जैसे साल्ट और क्वार्ट्ज में यह गुण पाया जाता है, साल्ट और रोसेल साल्ट और क्वार्ट्ज में, कि यदि इनको आमने सामने फलकों पर प्रत्यावर्ती इन पर दबाव डाला जाए तो ये अन्य फलक युगल से अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। और यह गुण जो है पीजो वैद्युत प्रभाव कहा गया। और इससे जो है 3 कोनों के आधार पेच पर संतुलित किया जाता है और एक पेपर कोन द्वारा संतुलित करके इससे AF आप जो है ये ऑडियो एम्पलीफायर हमेशा समझिए, AF का मतलब आउटपुट प्राप्त करके, और जो है इससे 2 तार जोड़ दिए जाते हैं कोन के आगे पीछे कंपन करने के लिए। वही आपका गति स्पाइडर वगैरह लगा देते हैं। और कार्य सिद्धांत वही है, ध्वनि तरंगे कौन से टकराती हैं और कौन कंपन करने लगता है, वही नोट्स होने लगते हैं, उसी को आप कंपन को नोट कहते हैं। साथ ही क्रिस्टल भी कंपन करने लगते हैं और इसके वजह से ध्वनि तरंगों को फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफाइड वोल्टेज प्राप्त होने लगता है। तो इस तरह से आप मतलब इसका भी क्रिस्टल माइक्रोफोन है, थोड़ा टिपिकल है, ये हल्का होता है और जो है इसका जो एक अधिक मतलब ज़्यादा तापमान में काम नहीं कर सकता और इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी 50 से 1000 के बीच में रहती है। और क्रिस्टल माइक्रोफोन की संरचना भी आप पास से देख लें। मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा, 2-4 लाउड स्पीकर ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा और ये थोड़ा सा हो सकता है 2 पार्ट हो जाए तो, लेकिन आप इम्पोर्टेंट जानें। और एक मूविंग होता है जिसका फैराडे साहब ने किया था चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इस प्रकार के माइक्रोफोन को मूविंग कहते हैं और इसको आप देख भी सकते हैं। इस तरह से मूविंग हाथ में रहता है, ये आजकल एंकर लिए रहते हैं लोहे के ढांचे में, जिसको ये बैकल बोलते हैं, जो लोहे का स्प्रिंग चढ़ा रहता है तो ये चढ़ा दी जाती हैं। कोन का दूसरा हिस्सा लोहे का ढांचा होता है जिसे बैकल कहते हैं, से चिपका होता है और कोन में लचीलापन रखने के लिए ये चारों वृत्ताकार नलियाँ इसकी तरह बना जाती हैं। और ये इसकी संरचना इस तरह से है, आप इसको देख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। और इसमें इसका बस वही है कि इसका गुण दोष क्या है, तो कार्य तो वही होगा कि कोन कंपन करेगा और उससे जो है AF वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा और वोल्टेज उत्पन्न होगा तो आपका ध्वनि सिग्नल आपको मिलेगा। तो गुण यही है कि सुग्राही है माइक्रोफोन और 50 से 10,000 के बीच में हर्ट्ज में काम करेगा और इम्पीडेंस थोड़ा 5 से 50 ओम के बीच में हो जाता है। और इसका उपयोग आपसे पूछ सकता है सभाओं में, जनसभाओं में, रेडियो प्रसारण में, तो इस तरह से। और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे इसको। और हर माइक्रोफोन का अपना अलग अलग जगह उपयोग है जहाँ पे आप करते हैं, तो उसमें कुछ कमियां कम ज़्यादा रहती हैं, तो उसको हम लोग यहाँ इसके गुण दोष में देख लेंगे कि इसकी कितनी क्या सिद्धांत। तो वही है कि जैसे आपने रिबन माइक्रोफोन लिया, रिबन माइक्रोफोन में भी डायनेमिक माइक्रोफोन की तरफ फैराडे का ही नियम चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत पे कार्य करेगा, एक लाइन में आपका सिद्धांत है। और चित्र में आराम से ये तो चुंबक नॉर्थ साउथ लगाया गया, इसके बीच से ये ट्रांसफार्मर से ये इसको करंट दे दिया गया और ये यहाँ से आपने बोला और ये बाहर यहाँ से आपकी आवाज़ गई और उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर इलेक्ट्रॉनिक और फिर आपको जो है आपका ध्वनि सिग्नल में हॉर्न द्वारा आप ले सकते हैं, क्योंकि हॉर्न का काम तो यही है। हॉर्न का सिद्धांत जो आप लाउड स्पीकर लगाते हैं उसका तो सिद्धांत यही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो मतलब आवाज़ में परिवर्तित कर देना, तो उसका सिद्धांत वहाँ है। और इसका सिद्धांत ये है कि आप इसमें ऑडियो दे रहे हैं और वहाँ से ध्वनि ले रहे हैं, तो ये 8 उसी पर आधारित है। अब बस इनका गुण दोष है यही है कि ये फ्रीक्वेंसी
बाह्य वैद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 50 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज के बीच होता है। ये दोनों तरह से कार्य करने के लिए है और दोष इसके कम है और इसका उपयोग जो है ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। भली प्रकाश से ग्रहण कर लेता है। मतलब इसको अगर आप कहें रिबन माइक्रोफोन को, तो ये अगर आप संगीत वगैरह में कहीं रुचि रखते हैं तो आप रिबन माइक्रोफोन आप यूज़ करें और इससे आपको पूरा इसमें इम्पीडेंस भी नहीं मिलेगा आपको और इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी 50 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज तो खैर हमारे लिए सुनने के लिए है और 50 से 80 हर्ट्ज तक के लिए बहुत ही अच्छा मतलब ये रिस्पांस में रिबन है। मैनी थैंक्स छात्रों, वीडियो लंबा हुआ और अपना धीरे धीरे हम लोग चलते रहेंगे। कोरोना काल में ऑनलाइन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। पिछले साल भी बच्चे पास हुए थे ऑनलाइन से ही हमारे, और ऑनलाइन शिक्षा कोई ऐसा नहीं है। दूरस्थ शिक्षा हमें पढ़ाता है। हूँ 94 से 3 तरह से पढ़ सकते हैं, प्राइवेट, रेगुलर और मैं दूरस्थ से। तो 2 शिक्षाएं तो आप ग्रहण कर ही सकते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है और 94 से पहले हमारे कॉलेज में भी हमारे ग्रैंडफादर ने चीज़ें की थी। तो अन्नामलई उस समय यूनिवर्सिटी हुआ करती थी चेन्नई में, जो दूरस्थ से काम कराती थी। तो दूरस्थ शिक्षा को भी से ही आप इसको समझिए और अगर ख़त्म हुआ तो ज़रूर आमना सामना होगा और इन वीडियो पे चर्चा हो जाएगी। ज़्यादा वीडियोज़ रहेंगी नहीं तो चर्चा करने के लिए समय भी नहीं रहेगा। आराम से हम इस पर चर्चा कर लेंगे और ये क्लास 12 के लिए ये कोर्स है इस बार। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को मैं पेज में दे रहा हूँ, आप ज़रूर याद रखें। मेनी थैंक्स।